नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात ऐसे आरजेडी विधायक की जिन्होंने बिजली विभाग के कर्मियों की तुलना डाकुओं से कर दी। सीतामढ़ी समाहरणालय में मंगलवार को बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें सीतामढ़ी के बेलसंड के आरजेडी विधायक ने यहां तक कह दिया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जो भी बिजली विभाग के कर्मी लोगों के लाइन काटने आए, उनकी जमकर पिटाई कर दो। एफआईआर करते हैं तो हम तो अनाउंसमेंट कर दिए हैं कि जो पकड़े उसको पीटो भाई। साफ सुथरा बात मंच पर हम बता रहे हैं। जो स्टीओ इंजीनियर पकड़ता है, गांव में 1 महीना पहले जाओ, इंक्वायरी करके बता दे कि इस कंज्यूमर के बाद जो जलाएगा एफआईआर होगा। डबले नहीं कहेगा, जो इंजीनियर जाएगा सर पिटाएगा। ये मंच के माध्यम से कह रहे हैं, जो करना होगा एफआईआर हम पर होगा। मैं तैयार हूँ एफआईआर करने के लिए, लेकिन बिजली डिपार्टमेंट डबले सुधरेगी नहीं तो काम नहीं होगा। बेगूसराय से एक नए तरह के जिहाद की खबर आई। जिहाद हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरी वारदात के पीछे की मंशा धर्मांतरण की थी, जिसके लिए रेप से लेकर किडनैपिंग तक की गई, ऐसा पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस की थ्योरी कुछ और कह रही है, जो सवालों के घेरे में है। बेगूसराय पुलिस की थ्योरी पर बड़ा सवाल, खतरनाक जिहाद या सच पर पर्देदारी। आखिर क्या है सिंघौल का सच? ये सवाल इसलिए क्योंकि बेगूसराय से सनसनीखेज खबर आई है। बेगूसराय के सिंघौल में इस पीड़ित हिंदू परिवार ने मुस्लिम बहुल गांव में प्रताड़ित होने का आरोप लगाया है। इस हिंदू परिवार का आरोप है कि गांव के ही कुछ मुसलमान युवकों ने इनकी बेटी और बहू के साथ रेप किया और उसके बाद उन्हें अगवा कर लिया। उन पर धर्म परिवर्तन करने का भी दबाव डाला जा रहा है। आप भी सुनिए पीड़ित परिवार का सनसनीखेज आरोप। हमारे गांव में मुस्लिम की आबादी अधिक है, हम लोग अल्पसंख्यक हैं। 2-4 घर हम लोग हैं, वो लोग कम से कम 2-3 हज़ार घर वाला है। सब हम लोगों को धमकी देता है, जो मुसलमान बना देंगे, मुसलमान बना देंगे, इस्लाम धर्म कबूल। की रात हमारा पत्नी और हमारा बड़ी लड़की को शाहिद, जाहिद और अरमान और 2-3 था, उसको हम पहचाना नहीं। हमारा पत्नी को और लड़की को घर से उठा के ले गया 12 बजे नाइट को। उसके साथ में दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद में कुछ लोगों ने उसको देखा तो वहाँ से उसको भगाया। भगाने के बाद में वो घर आई। 2 दिन तक उसको ये भी धमकी दे दिया कि किसी को बताएगी तो हम तुमको जान से मार देंगे। घर आई, घर में 2 दिन तक हमको बताया नहीं। हमको गांव समाज से पता चला कि 2 दिन के बाद कि तुम्हारा लड़की और पत्नी के साथ में ऐसा ऐसा हुआ। हमने पत्नी को पूछा तो पत्नी बोला कि हाँ हमारे साथ में ऐसा ऐसा हुआ, हमको धमकी मिला कि किसी को बताएगी तो जान से मार देंगे। हैरानी की बात यह है कि पीड़ित परिवार ने 5 दिन पहले सिंघौल थाने में आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। मजबूरन थक हार कर पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यहाँ देखिए, जो पीड़ित परिवार है उसका जो आवेदन है वो हमारे हाथ में है। वो 23 तारीख है, ये जो तारीख है जुलाई, जहाँ पे ये आवेदन जो पीड़ित के जो परिवार है उन्होंने थाने में जाकर के दिया, लेकिन थाना जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो जब अंत में जब मामला कहीं पे कोई रास्ता नहीं निकलता है तो न्याय की शरण में वो पूरा परिवार आता है और यहाँ पर आकर के वो मामला दर्ज करता है। पीड़ित परिवार के आवेदन के बाद भी पुलिस ने कोई खास एक्शन नहीं लिया। जब न्यूज़ 18 ने मामले को दिखाया तो पुलिस एक्शन में तो आई, लेकिन साथ में एक अलग थ्योरी भी लेकर आई। सुनिए पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार। क्योंकि पति और ससुर लगातार मारपीट कर रहे थे पार्वती देवी और उसकी बेटी के साथ, तो पार्वती देवी ने फैसला किया कि वो अपनी बेटी को लेके यहीं बगल के थाना क्षेत्र में मुंगेरीगंज में वो रहने लग गई। ये पति और ससुर लगातार वहाँ जाते थे, पार्वती देवी और उसकी बेटी के साथ मारपीट करते थे। तो अभी कुछ दिन पहले जो पार्वती देवी है उसने सिंघौल थाना को अप्रोच किया था लीगल एक्शन लेने के लिए। ये बात जैसे ही इनके ससुर को, पति को पता चली तो उन लोगों ने एक आवेदन दे दिया है पड़ोसियों के खिलाफ। और इसमें जांच में दोनों ने ये बताया है कि जब भी ससुर और पति इनको आके मारते पीटते थे तो पड़ोसी जो थे वहाँ के, जिन 3 लड़कों का नाम आ रहा है, ये लोग पड़ोसी थे, ये लोग बीच बचाव करते थे। अब सवाल है कि 5 दिन बाद भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ? सिंघौल थाने के पुलिस 4 दिनों से चुप क्यों थी?
महिला का पति प्रताड़ित करता था तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? मुसलमान आरोपी लड़कों से पूछताछ क्यों नहीं हुई? महिला के बयान पर आरोपियों को क्लीन चिट दे दी गई। परिवार कोर्ट की शरण में जाने को मजबूर क्यों हुआ? जाहिर है ऐसे कई सवाल हैं जिससे पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं। बेगूसराय से रवि एस नारायण के साथ संतोष कुमार की रिपोर्ट। और अरवल में शिक्षक बनाने के नाम पर बड़ी ठगी की गई। हजारों लोगों को सदस्य बनाकर रुपए वसूल लिए गए और जब लाखों रुपए जमा हो गए तो कंपनी के प्रतिनिधि ऑफिस में ताला लगाकर फरार हो गए। शिक्षक बनाने के नाम पर ठगी, प्राइवेट कंपनी ने दिया झांसा, लाखों की वसूली कर फरार। अरवल में नौकरी दिलाने के नाम पर एक प्राइवेट कंपनी ने ठगी की। इसके लिए निशाना बनाया गया जीविका संस्थान से जुड़ी महिलाओं को। अरवल के बैदराबाद में कंपनी का ऑफिस खोला गया। पहले लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने को कहा गया। इसके लिए सभी से 4,000 रुपए लिए गए। कंपनी से 2,000 लोग जुट गए। नेटवर्किंग कंपनी की तर्ज पर महिलाओं को सदस्य बनाने पर कमीशन का झांसा दिया गया। ज्यादा कमीशन के लिए महिलाओं ने सदस्य बनाकर कंपनी को लाखों रुपए जमा कराए। जिस कंपनी पर ठगी का आरोप है उसका नाम है JSU इंडिया एजुकेशनल एंड सोशल सर्विसेज। कंपनी का हेडक्वार्टर केरल में है। अरवल में कंपनी का ऑफिस खोला गया और एक स्थानीय निवासी को मैनेजर बनाया गया। जब लाखों रुपए जमा हो गए तो कंपनी के प्रतिनिधि फरार हो गए। अब परेशानी उन लोगों को झेलनी पड़ रही है जिन्होंने लोगों से रुपए जमा कराए हैं। JSU इंडिया एजुकेशनल एंड सोशल सर्विसेज पर ठगी का आरोप केरल में है। JSU इंडिया एजुकेशनल एंड सोशल सर्विसेज का हेडक्वार्टर अरवल के बैदराबाद में खोला गया कंपनी का ऑफिस। कंपनी के प्रतिनिधियों ने बड़ी चालाकी से जाल फैलाया। जिन लोगों को सदस्य बनाया उन्हें बच्चों को पढ़ाने का काम दिया गया और रुपए भी दिए गए। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ साफ होता गया और जब तक ठगे जाने का एहसास हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। FIR दर्ज कर ली गई है लेकिन मुश्किलें उन लोगों की बढ़ गई है जिन लोगों ने सदस्य बनाकर कंपनी में पैसे जमा कराए थे। न्यूज़ 18 के लिए अरवल से अनिरुद्ध कुमार की रिपोर्ट। और अब वो खबर जो हर किसी के लिए जानना बेहद जरूरी है। पटना सिटी में मंकी पॉक्स की संदिग्ध मरीज मिली है, जिसके बाद अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से भी एहतियात बरतने को कहा गया है और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। सावधान, बिहार में मंकी पॉक्स की दस्तक। मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी। मंकी पॉक्स को लेकर WHO ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। भारत में भी इससे जुड़े मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। मंकी पॉक्स की शक्ल में नई आफत ने अब बिहार में भी दस्तक दे दी है। पटना सिटी में मंकी पॉक्स का पहला संदिग्ध मरीज मिला है, जो कि एक महिला है। हालांकि संदिग्ध मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली है। हम लोग तो WHO यूनिसेफ से हैं, लेकिन हम लोग जो लोकल में काम करते हैं तो हम लोग तो एडजस्ट। बाकी क्या हुआ नहीं हुआ वो तो मामला सस्पेक्टेड अभी मामला है, सस्पेक्टेड है और क्या है वो ऊपर लोग गए थे, हम लोग नीचे, हम लोग को जाने भी नहीं दिया गया। बिहार में अभी तक मंकी पॉक्स के किसी भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियातन स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ चुका है। इसके लिए बाकायदा गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। मंकी पॉक्स के संबंध में जितनी भी जानकारियां स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार से उपलब्ध हुई हैं वो सारी जानकारियों को हम लोगों ने शेयर किया है और क्या क्या लक्षण है इसके, क्या सावधानी रखनी है और यदि मंकी पॉक्स के लक्षण कहीं दिखाई पड़ते हैं या संभावित ऐसा दिखता है तो वैसे मरीज की जांच करानी है और 3 तरीके से उसका जांच होगा। स्वैब का टेस्ट होगा, ब्लड का टेस्ट होगा, यूरिन का टेस्ट होगा। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद को CM आवास में आइसोलेट कर लिया है। नीतीश कुमार 6 महीने में दूसरी बार कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इससे पहले 10 जनवरी को उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी।
लिहाजा आप भी जरा भी लापरवाही न बरतें। वैक्सीन का बूस्टर डोज जरूर लगवाएं और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। एक भी लक्षण दिखे तो तुरंत जांच करवाएं। पटना से न्यूज 18 के लिए रजनीश कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और कोरोना पॉजिटिव हुए सीएम नीतीश कुमार के जल्द स्वस्थ होने के लिए आरजेडी कार्यकर्ताओं ने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। वैशाली के भगवानपुर चौक पर स्थित शिव मंदिर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वस्थ होने की कामना की। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने कहा कि नीतीश कुमार पूरे बिहार के सीएम हैं और दल से इसका कोई लेना देना नहीं है। पटना में करगिल विजय दिवस के मौके पर करगिल चौक पर एनसीसी कैडेट्स ने शहीदों के याद में कैंडल मार्च निकाला। इस मौके पर भारी संख्या में एनसीसी कैडेट्स मौजूद रहे। करगिल चौक पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। जवानों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। एनसीसी कैडेट्स ने करगिल विजय की स्मृतियों को ताजा किया। आज हम लोग उनके शहीदों को नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं कि आपकी जो बलिदान है वो बेकार नहीं है। हम युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम आप शहीदों को नमन करते हैं कि इस कारगिल विजय दिवस पर छोटे छोटे नौनिहाल देश की, राष्ट्र की भावना उनके अंदर ओत-प्रोत भर सके। और इसी बीच बड़ी खबर आपको किशनगंज से बता दें, एक शख्स की गोली मारकर हत्या की गई है। पूरब पाली एरिया में गोली मारी गई है। एमजीएम के स्टाफ की हत्या की गई है। आपको बता दें कि अपराधियों ने देर रात एमजीएम के स्टाफ को गोली मार दी, जिससे मौके पर ही मौत हो गई है। और बिहार में 24 घंटे में ठनका से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 8 जिलों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। कैमूर में सबसे ज्यादा 7 लोगों की जान गई, तो वहीं भोजपुर और पटना में 4 लोगों की मौत हो गई। परिजनों को सहायता राशि देने का ऐलान भी कर दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने परिजनों को सहायता राशि देने का निर्देश जारी किया है। और गोपालगंज से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वाहन ने भाई बहन को कुचल दिया है। भाई की मौत हो गई और बहन गंभीर रूप से जख्मी है। साइकिल पर सवार होकर दोनों जा रहे थे और तभी मंगोलपुर SH 101 पर हादसा हुआ। छपरा में एक महिला ने अजीबोगरीब दावा किया है। महिला ने 5 साल पहले सांप काटने से मर चुके बच्चे के जिंदा होने का दावा किया। महिला का कहना है कि उसने बच्चे को पहचान लिया और उसे अपने पास ले आई है। मामला सरैया थाना क्षेत्र के फिनहारा गांव का है। दरअसल गांव के हरिंद्र महतो के 5 साल के बेटे कृष्ण कुमार को साल 2017 में सांप ने काट लिया था। इसके बाद बच्चे को मरा समझकर उसे गंडक नदी में केले के थंब पर नाम और पता लिखकर प्रवाहित कर दिया गया। अब महिला का दावा है कि 5 साल बाद बच्चा जिंदा घर लौट आया है। बच्चे के शरीर पर निशान और नाक के पास मस्से से महिला अपना बच्चा होने का दावा कर रही है। बच्चा मंद बुद्धि लग रहा है और अपना नाम भी स्पष्ट तौर पर नहीं बता पा रहा। वहीं ग्रामीण घटना को चमत्कार बता रहे हैं। पाँच साल पहले सांप कट ले तो परवाह कर ले। उसके बाद 8 दिन के बाद खबर आया ये बच्चा जीवित बा। हाँ बच्चा जिंदा बा। तब से खोजता नहीं है। हाँ तो घड़ी से खोजनी सता ना मिलते, घड़ी पता लगला तब खोज के लिए। कहाँ से खोज के लिए? ईसुआपुर बिशनपुर। कैसे पहचानी की राउर लड़का? कराती तर दिल बटे अंडारी काटल बा। फिर भी और माने चाहे ना माने ओझा गुनी से देखाएम स त कही लड़का जे ओझा जे थी लड़का जियता कहियो आई बाकी आई। आज कैसे मिलल? आज मिलल है वहाँ एथी ईसुआपुर। अच्छा बिशनपुरा। कैसे आयल यहाँ पे? उ हितई बा ओझा तो ओकरा बड़ी खबर कइरल।
और मोतिहारी में अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिस महिला को 1.5 महीने पहले मृतक करार देकर उसके पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और जिस रिपोर्ट पर उसके पति को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, उस महिला को पीड़ित सद्दाम के परिजनों ने खोज निकाला है। दरअसल अपनी बेटी की हत्या के आरोप में उसके पिता ने सुगौली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर उसके पति सद्दाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। वो महिला जिंदा निकली और वो अगरवा मोहल्ला में अपने प्रेमी के साथ रह रही थी। पुलिस ने महिला को बरामद कर कोर्ट में पेश किया। और पूर्णिया से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यहां सहायक खजांची थाना के लाइन बाजार में देर रात एक बस ने ऑटो में टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो पर सवार ड्राइवर समेत 3 लोग जख्मी हो गए। तीनों की हालत गंभीर बनी हुई है। स्थानीय प्रशासन ने सभी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया है। बताया जा रहा है कि बस पूर्णिया से पटना जा रही थी और तभी ऑटो सामने आ गया, जिसके बाद दोनों में भिड़ंत हो गई। क्या नाम है आपका? क्या? गोविंद कुमार। कहाँ का है? कुशियार गाँव। दोनों साथ में ही थे आप लोग? ससुराल जा रहे थे। अच्छा, वो टेम्पो ड्राइवर है आप? और पटना में 2 युवकों मोहम्मद तहमीर और मोहम्मद वासीम ने सरेआम पेट्रोल पंप कर्मचारी पर पिस्टल तान दी। घटना गांधी मैदान के पास की है। तहमीर और वासीम पेट्रोल पंप पर सिगरेट पी रहे थे। जब कर्मचारी ने ऐसा करने से मना किया तो कर्मचारी पर पिस्टल तान दी गई। बाद में पेट्रोल पंप कर्मियों ने दोनों को पकड़ लिया। गिरफ्तार अपराधियों के नाम मोहम्मद तहमीर और मोहम्मद वासीम हैं। दोनों सब्जी बाग और बाकरगंज के रहने वाले हैं। टाउन डीएसपी ने बताया कि इसमें से एक का अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था और वो उसके भाई को धमकी देने जा रहा था। घटना के बाद पेट्रोल पंप को बंद कर दिया गया है। 2 अपराधी किस्म के व्यक्ति पेट्रोल पंप पर गए, जैसा कि वे भी बता रहे हैं कि तेल लेने के लिए गए थे, लेकिन उसमें से एक सिगरेट पी रहा था। उसमें से एक व्यक्ति का नाम था मोहम्मद तहमीज उर्फ सिमी और दूसरे का नाम है मोहम्मद वसीम। मधुबनी में घर को ही शराब गोदाम बनाकर रखा गया था। फुलपरास थाना क्षेत्र में घर से 400 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। साथ ही शराब के धंधे से जुड़े 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फुलपरास के मुरली गांव में अनिल यादव के घर छापेमारी की गई। पुलिस के मुताबिक शराब कारोबारी मोहम्मद अब्दुल उर्फ लड्डू अनिल यादव के घर में शराब की खेप छिपाता था और बदले में अनिल यादव को 50,000 से 1 लाख रुपए दिया करता था। अनिल यादव का घर शराब के होलसेल सेंटर के रूप में इस्तेमाल होता था। यहां स्टॉक की गई शराब की सप्लाई पूरे इलाके में होती थी। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर पुलिस पूरे सिंडिकेट का खुलासा करने में जुटी है और पुलिस का कहना है कि गिरफ्त में आए आरोपियों से पूछताछ के आधार पर जल्द ही शराब के कारोबार से जुड़े पूरे गैंग का खुलासा होगा। छापामारी के क्रम में अनिल यादव के घर से करीब 400 से ऊपर पेटी विदेशी शराब बरामद हुआ है, जिसमें 7 आदमी को गिरफ्तार किया गया है। अभी शराब का काउंटिंग किया जा रहा है, जब पूरा काउंट कर लिया जाएगा और जितने अभियुक्त पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि ये शराब कहाँ से लाते थे, कहाँ से वितरण करते थे। नशे के कारोबार में अब महिलाओं को लगाया जा रहा है। बगहा के रामनगर में पुलिस ने स्मैक और गांजा के साथ एक महिला सलमा खातून को गिरफ्तार किया। उसके पास से 26 पुड़िया स्मैक और 78 पैकेज गांजा बरामद किया गया है। नेपाल सीमा से सटे इलाकों में नशे की तस्करी होती है और पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि सलमा खातून किन लोगों के लिए काम करती है। सलमा नाम की है, वो गांजा और स्मैक बेचने का काम कर रही है। उसको छापेमारी किया गया और तलाशी ली गई तो उसके पास से एक प्लास्टिक के पॉलीथीन में 78 पुड़िया गांजा और 26 पुड़िया स्मैक दोनों प्रतिबंधित हैं।
सावन के महीने में कांवरियों के कई रंग देखने को मिलते हैं। ऐसी एक तस्वीर मुंगेर से आई जहां पूरा परिवार ही शिव परिवार के रूप में रंग गया है। कांवरिया लेकर निकले इस परिवार में पिता शिव बने हैं तो माता पार्वती, गणेश, कार्तिक और नंदी के अलावा भूत प्रेतों की सेना भी कांवरियों में शामिल है। ये कांवरियों का जत्था जौनपुर नगरी से बाबा को जल चढ़ाने निकला है। इस परिवार ने बताया कि वे करीब 10 सालों से वैद्यनाथ धाम जा रहे हैं। कामनाएं क्या लेके चलते हैं, खुशी मिलती है चलने में। हमको 25 साल हमको हो गया चलते चलते, और वेशभूषा में चलते हैं तो अच्छा लगता है हमको। नहीं 25 साल से 10 साल, बाकी तो कांवड़ लेके चले हैं। लगभग 50 लोग है। शंकर जी बना है, गणेश जी बना है, कृष्ण जी बना है, और नंदी गाय बना है, राक्षस है, शैतान है, भूत है। गया में इस बार पितृपक्ष मेला ऐतिहासिक होगा। फल्गु नदी में पानी जमा करने के लिए रबर डैम बनाया गया है, जिससे हमेशा पानी मौजूद रहेगा और वहां पिंडदान किया जा सकेगा। पितृपक्ष मेले के दौरान नदी में पानी उपलब्ध रहेगा। गया के डीएम ने विष्णुपद मेला क्षेत्र में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम ने बताया कि बिहार का पहला रबर डैम पितृपक्ष मेला के पहले बनकर तैयार हो जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा